हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक। आज फिर हमारे साथ प्रोफेसर वारिक हैदर मौजूद हैं। 14 पॉइंट्स लीक होने की बात हो रही है ईरान और अमेरिका की डील जो डील होने वाली मुतवक्को डील है उसके ऊपर 14 पॉइंट्स लीक हुए हैं जी। और उसमें यह भी क्लेम हो रहा है कि ये जो 14 पॉइंट्स लीक हुए हैं ये ईरान की तरफ से लीक किए गए हैं। लेकिन इसके ऊपर डिनाइल भी आया है और बहुत सारे पॉइंट्स के ऊपर डिनाइल तो पहले से ही है। लेकिन अब भी डिनाइल इन 14 पॉइंट्स के ऊपर हो रहा है। लेकिन इसमें बहुत ज्यादा ये बात की जा रही है जी कि देखें ईरान ने जिस तरह से नाको चने चबवा के अमेरिका को जो जिल्लत आमेज शिकस्त दी है वो ये इन 14 पॉइंट्स के में वाज़े तौर पे हो रहा है कि किस बुरी तरह से तारीखी तौर पर अमेरिका को कभी भी इतनी बुरी शिकस्त नहीं हुई जिस तरह से ईरान ने शिकस्त दी है। मुबारक साहब, आपने भी देखे होंगे वो 14 पॉइंट्स जो एक खबर की सूरत में हमारे सामने आए हैं। आप एग्री करते हैं कि इस तरह की जिल्लत आमेज शिकस्त हुई है इन पॉइंट्स के मुताबिक? देखिए जी, खुशी की बात यह है कि हमारा धड़ा है उसको अ, यानी एक शानदार फतह नसीब हुई। तो दुश्मन को जिल्लत की शिकस्त हुई तो ये तो खुशी की बात है, क्योंकि अमेरिका दुनिया का दुश्मन है। तो ईरान चूंकि दुनिया की मुस्तकबिल की खुशहालियों का और आज़ादियों का और इंसानियत की तरक्की का और सारी चीज़ों का अलमबरदार है, तो उसकी फतह तो बहुत खुशी की बात है। मैं तंज नहीं कर रहा, बेहतरीन बात है ये। मैं खुश हो रहा हूँ कि काश ऐसा होता। तो क्योंकि देखिए ना, पिछले दिनों में पाकिस्तान की अजमत की भी कहानी बहुत ज़्यादा उठी। फिर वो अजीब ही बात है कि वो उन्होंने कहा जी आपके पास नहीं आके करना। हमने तो अली कटरानिक, वो होता है ना जो लिखा हो उर्दू में इलेक्ट्रॉनिक, वो पढ़ते हैं अली कटरानिक। तो उन्होंने कहा जी अली कटरानिक किस्म के जो दस्तखत है ना वो हम करेंगे तो हम किसी मुल्क की ना खड़पैंची नहीं बर्दाश्त करते। ईरानियों ने कहा और शायद अमरीकियों ने कहा। तो जब फाते कौम ने कहा होगा ना, अमेरिका कहाँ फैसले कर सकता है? अगर अमेरिका फैसले करता तो वो तो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल का बहुत दीवाना है ट्रम्प, वो तो उसी के पास लेके आता ना। इसका मतलब ईरान ने किया, तो ईरान ने दुबई के बाद पाकिस्तान के मुंह पे एक थप्पड़ रसीद किया कि बदबख्त पड़ोसी होके तुझे अकल नहीं आती। ये तरीका है दुनिया में जिंदा रहने का जो हमने इख्तियार किया है। चाइना के वेपन्स के साथ, चाइना के पूरे जो लेटेस्ट गैजेट्स हैं, और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टेक्नोलॉजी है, उसका इस्तेमाल करके चाइना अपनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का वो टेस्ट करता है। तो वो हम अपने मुल्क में करवा रहे हैं, हमारी तो कोई शान है। आप क्या कर रहे हो? आप अमेरिका के दुम छल्ले बने हुए हो, बेकब बेहुदा लोगों। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे साथ हमने बैठ के नहीं ये करना मुआहदा। तो ये फातेह कौम के अंदाज हैं सारे। और मैं तो आई विल कांग्रेचुलेट ऑल दी विलागर्स जिनकी अल्लाह ने रोजी इसी में रखी हुई है कि वो मुसलसल ईरान की फतह का एक जो ढोल है बजाते रहे। और अजीब है कि ईरान वाले उन्हें कुछ नहीं देते होंगे। नहीं हो सकता है चाइना के जरिए देते हो, आई डोंट नो। मतलब ये अब हम तो चूंकि अमेरिका का प्रोपेगेंडा नहीं कर रहे और शायद कर रहे हैं, तो हमें भी पैसे आते होंगे। नहीं, हमें अ, हमें तो कई दफा कहते नहीं कि यहूदो हनूद के एजेंट हैं जी। हाँ, जो यहूदो यहूदो हनूदो नसारा, बहुत सारे दुश्मन, बहुत हमारी तादाद ज्यादा है। उसको हम मुख्तसर करने में सिर्फ वाव लगाते हैं बीच में, यानी हनूद। और अगर वाव निकाल दो तो हनूद यहूद नसारा इकट्ठे कर दो, क्योंकि इसी तरह ऐसे यूं करके जुड़े हुए हैं ना आपस में। आजकल हमने हनूद को निकाला हुआ है, लेकिन उधर हनूद ने हमारे आज़ाद कश्मीर में ड्रामा किया हुआ है। अजीब ही है उधर। पता नहीं, कहते जी ईरान ने बलूचिस्तान में किया हुआ है हंगामा, पता नहीं कौन कौन क्या क्या कहता है, हमें तो कुछ समझ नहीं आती। तो ये तो बेहतरीन, तो इसका तजिया करते हैं हमारे वो बिलागर जो ईरान को फतहमंद करार दे चुके हैं। और अब कुछ ऐसे ही ज़रा सी मायूसी आ गई है इस बात में कि वो तजिया ये है ना जिस पे मायूसी आ रही है। 14 पॉइंट्स जितने हैं वो हालांकि ईरान ने रिलीज किए हैं ना। जी। तो ईरान
क्या वजह है फाते मुल्क को डंके बजाने की जरूरत पड़ती है? आप मुझे बताएं। एक मुल्क फाते है, उसने पछाड़ दिया है, जमीन पर गिरा दिया है दुश्मन को। अब वो क्यों कह रहा है कि आप अपनी जो फौजें जो ईरान के एरियाज को जिन्होंने घेरा हुआ है वो पीछे करें आप। और ये क्यों कह रहा है कि आप और फौजें नहीं यहाँ भेजें? फाते मुल्क है, ये क्यों ये बात है, उसे कहने की जरूरत नहीं है। उसने तो फौजें उनकी मार डाली हुई है ना, खत्म कर दी हुई हैं। तो ये कहना कि जी यहाँ से हटाएं अपनी फौजें मेरे एरिया से, यानी उसके एरिया में आप बैठे हुए अमरीकी। नहीं जी, वो तो 14 बता। पॉइंट्स के मुताबिक तो वो कहते हैं ना जी कि एक तो यूरेनियम हमें हमने अभी हवाले नहीं उनके की और नहीं करनी, और कुछ तो हमारे जो रिलीजियस कम वीलागर कम चंदा इकट्ठे करने वाले कम दीन फरोश, ये इनके मुताबिक तो अभी तो वो इस महीने के 28 को वो एटम बम का धमाका करने जा रहा था, इसलिए अमेरिका को जल्दी जल्दी ये सारा कुछ करना पड़ रहा है। यानी कौन धमाका करने वाला था? ईरान। ईरान, ठीक। ये तो अभी वो अब इसलिए जल्दी जल्दी से ट्रम्प और ये सारा जो है ना, ये सारा से जल्दी जल्दी के इसलिए ईरान की शराइत भी मान रहे हैं कि 300 अरब डॉलर भी देंगे, 24 अरब जो है इन्होंने इनके एसेट जो हैं वो काबू किए हैं वो भी रिलीज करेंगे, और अमेरिका अब कभी भी ईरान के अंदर मुदाखलत भी नहीं कर पाएगा। ये सारे के सारे एग्री कर रहे हैं ट्रम्प। नहीं, रुकें रुकें प्लीज, एक बात मुझे नहीं समझ आ रही। अगर अमेरिका, पहले तो मैं परसों तक तो यही सुन रहा था ना, मतलब जितने ये ईरान की फतह के ढंढोरची नहीं कहना चाहिए, मतलब ये तो बहुत नेक लोग हैं, बहुत अजीम शान मकसद है इनका। एक हमारे वो मुशाहिद हुसैन हैं, वो भी जी। बहुत बड़े ईरान की हुकूमत के वो सुनाते कहानियाँ। वो का आज वो उसके वो जिरगा जो साफी का होता है उसमें कुछ ज़रा ज़्यादा ही सरनगू थे, निमन झून जिसे कहते हैं ना, बहुत ही दुखी से थे। उससे उसने पूछा कि वैसे ये अमेरिकन फौजें यहाँ से जाएंगी, चली जाएंगी इस इलाके से, चूंकि ईरान फाते है। उसने कहा दिया दफा हो जाओ यहाँ से। तो उन्होंने कहा नहीं, वो फौजें तो नहीं इधर से जाएंगी, वो जाहिर है यार, वो तो फौजें तो उसकी इधर ही रहेंगी। तो उसने कहा फिर ये जो अरब ममालिक हैं जो आप कहते हैं कि ईरान से बड़े वो डर गए हैं और ईरान के साथ वो अमेरिका को छोड़ देंगे, तो आपके ख्याल में अब उनका अमेरिकन अड्डे यहाँ से उठा देंगे? तो उसके पे भी उसने थोड़ी खामोशी इख्तियार की। उसने कहा अड्डे तो चूंकि यहाँ से नहीं हटने वाले, तो ये वादा भी मैं ना ही करूँ, शायद अच्छा नहीं लगेगा जब वो नहीं हटेंगे यहाँ से। तो ये हालात हैं। देखिए, अब आप एनालिसिस करें प्लीज। ये तो हो गया ना मजाहिया तर्जिया बातें। एनालिसिस करें, लेट्स अंडरस्टैंड दिस सिचुएशन। बात यह है कि हमारा इसमें कोई, मैं इवन इफ आई एम एन अमेरिकन सिटीजन, चाहे मैं ट्रंप की पार्टी में भी हूं मिसाल, मुझे ये तो पाबंदी कोई नहीं ना कि मैं उससे डिसएग्री नहीं कर सकता, या मुझे ये कोई हक हासिल नहीं कि मैं कहूं कि मेरी पार्टी उस, यानी आप अंदाजा करें कि टकर कार्सन इतना बड़ा अ, यानी कमिटेड सपोर्टर फॉर लास्ट 8 years, जी। 10 years, वो जी। आदमी मुखालिफ हो सकता है ना, हुआ है ना हाँ। मुखालिफ। हाँ उसने जी। बहुत तनकीद की है, हम भी तनकीद करते, मैं भी करता हूँ। हमें ये तो कोई मजबूरी नहीं ना कि हमने डोंगरे और वो ढोल और वो बजाने अमेरिका की फतह के। बात यह है कि अगर शिकस्त हो गई है तो हम कहेंगे यहाँ ईरान मतलब अमेरिका को कामयाबी ना होना हमने हजार दफा कहा है, या वियतनाम में कामयाब नहीं हुआ, तालिबान के खिलाफ मुद्दत तक नाकाम रहा, आखिर में आखिर ट्रंप के पीरियड में कामयाब हुआ। कामयाबी भी ये है ना कि आपने उस दुश्मन को जो आपको रोज थ्रेट देता था, जिससे आपको, जिस पे दुनिया भर में किताबें लिखी गई, जिस पे लोगों ने कोर्स का एमए किए, आपने भी किया, एंटी टेररिज्म, वो जी। जो टेररिज्म का ह्यूज थ्रेट था वो जाके एक छोटे से इलाके में कंटेन हो गया। वो बैठा हुआ है जिसकी ना कोई हैसियत है ना कोई नाम है, दैट इज अफगानिस्तान, दैट इज तालिबान, जिनकी बहुत बड़ी
ताकत उनके अंदर जो नशा चढ़ता है ना, तो वो पाकिस्तान के सरहदी सूबे में गड़बड़ करते हैं, या वो पाकिस्तान के अपने जो गुमराह या नारकोटिक्स का बिजनेस करने वाले, जिन्हें हम खारजी कह रहे हैं हमारे पाकिस्तान में, जी। वो उनको मदद देते, बट दैट्स ऑल दे कैन नाउ डू। और कुट खाते हैं, पाकिस्तान जैसे मुल्क से उन्हें डायरेक्टली कुट पड़ती है। अब उनका जो वाखान की पट्टी है उसके मामलात चल रहे हैं, वो जो बगराम बेस है उसकी बातें हो रही। तो अगर ये इस तरह से होता है कि किसी मुल्क को आप कहते हो जी वो मार खा गया, हम कहते हैं कई जगह, हम कहते हैं कि अमेरिका अपने एग्रेसिव मकासद में कई जगह कामयाब नहीं हुआ, लेकिन एक ओवरऑल पिक्चर होती है दुनिया के ह्यूमन हिस्ट्री को देखने का। एक तरीका ये रहा है कि कौन सी चीज आगे बढ़ रही है, कौन सी चीज पीछे हट रही है। दुनिया भर में वो सिस्टम जिसे हम वेस्टर्न इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म कहते हैं, वो आगे बढ़ा है। उसका नुमाइंदा सिर्फ अमेरिका नहीं है, वो हर मुल्क जो डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी को मानता है और ह्यूमन बीइंग के इन्वेंटिव जीनियस को आगे बढ़ाता है, ह्यूमन बीइंग को आज़ादी और इज्जत देता है, ह्यूमन बीइंग को अपने हर सिटीजन को इक्वल बादशाह मानता है, बराबर का बादशाह हर हर सिटीजन। वो है सिस्टम जिसे हम कहते हैं मॉडर्न दुनिया में लेटेस्ट डेवलपमेंट। अब जब कोई ईरान की अजमत की कहानी, एक और आज लगा हुआ था, वो साहिनी कोई मोहतरम बला है जो बड़ी बाइज्जत बला बन गई है, क्योंकि वो कहता है मैं एक और एंगल से देखता हूँ दुनिया। तो वो उसका एंगल ये है कि जो ये डिक्टेटोरियल मुल्क हैं, उसको पूछ रही थी एंकर कि जरा ये बताएं कि अमेरिका तो हम कहते हैं कि जी एक सिंबल है ह्यूमन आज़ादियों का, डेमोक्रेसी का, सिटीजन्स के राइट्स का, औरत मर्द की बराबर इज्जत का सिंबल है। तो ये जो जिनको आप कहते हो ये फातेह हो रहे हैं, इनका जीत दुनिया में सिस्टम आ रहा है, नया वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है, डॉलर डूब जाएगा और ये दिरहम कद कहीं हो जाएगा, कहीं रियाल हो जाएगा, कहीं राल टपक रही होगी, कहीं कोई फोड़ा लेकर रहा होगा, और ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर होगा। तो ये बताएं कि ये जो आप न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की शक्लें बताते हैं, यानी ईरान आपने आज उसकी नई शक्ल बताई कि इमर्ज की है दुनिया की एक नई ताकत। तो उसमें पहले तो आप कह रहे थे जी कि उसके पीछे, ईरान के पीछे चाइना और रशिया हैं और पूरी दुनिया है उसके पीछे। और देखो अमेरिका तनहा हो गया है, यूरोप भी उसको छोड़ गया। इसी में तो एक पॉइंट आप अपना खुद ही मिस कर रहे हो ना। उस औरत का तो सवाल वो जवाब नहीं दे सका। उसने कहा कि ये जो नया वर्ल्ड ऑर्डर है इसमें तो डिक्टेटरशिप है, अपने बाशिंदों को भी, अपने मुल्क की आबादी को नहीं बोलने की इजाजत। तो ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आप बहुत एंजॉय कर रहे हो, बहुत इसके आप ढोल बजा रहे हो कि ईरान एक और, ईरान भी उसी तरह के एक जाबिराना और मुकम्मल तौर पे सेंट्रलाइज्ड एक आदमी के हाथ में हुकूमत वाला सिस्टम है। तो ये बहुत बड़ी अजमत है कि नया वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है। ये नया वर्ल्ड ऑर्डर है या ये मेडिवल पीरियड का वर्ल्ड ऑर्डर है कि जिस जमाने में बादशाह होते थे और कोई हिल नहीं सकता था। तो ये नया वर्ल्ड ऑर्डर है। तो उसके पास जवाब तो नहीं था, लेकिन उसने कहा नहीं, ये बात ही अपने जगह पे काबिल एतराज, सवालिया निशान है इस पे बहुत, कि क्या जो लोगों को अपने अपने ऑर्डर में लोग खुश हैं, तो आपका क्या हक है कि आप उन्हें डेमोक्रेसी और ये कॉन्स्टिट्यूशन सिखाते हो। अब देखें सोच का अंदाज देखें। तो लेकिन सवाल वही आया फिर कि आज अगर ईरान और रशिया और चाइना तीन मिलके उसको शिकस्त दे रहे हैं ईरान में, जबकि उसकी फौजें भी वहां से नहीं हटा सकते,
उसके अलाइज को भी खत्म नहीं कर सकते। उसका सबसे बड़ा अलाई जो खुद कहते हो कि उसने पाला हुआ है, वो बब्बर शेर या वो कुत्ता जिसे आप इसराइल कहते हो, उसको भी नहीं रोक सकते आप। वो साथ ही साथ कुटाई शुरू रखता है। तो आप मुझे बताएं कि तीन सुपर पावर्स, यानी सुपर पावर नंबर वन चाइना, जी सुपर पावर नंबर टू रशिया, और सुपर पावर थ्री ईरान, ये तीनों मिलके उसको ईरान के इर्द गिर्द से पीछे नहीं हटा सकते। वो आता जा रहा है और उसको कह रहे हैं जी आप मजीद फौजें आना बंद करेंगे, मुआहदे का हिस्सा है। यार आप गौर नहीं करते, दुनिया के वो लोग जो ढोल सुन सुन के जिनके कान बंद हो गए हैं ना, उनको ये छोटी छोटी बातें समझ नहीं आती। जब दो मुल्कों के दरमियान जंग है तो वो मुल्क जो ये कह रहा है कि मेरी तुम्हारी सुलह, बशर्ते कि तुम मेरे इर्द गिर्द जो अपनी फौजें हैं वो हटाओ, मुझे थोड़ा सा रोटी कमाने के लिए मेरा मेरा तेल निकलने की इजाजत दो, ब्लॉकेज हटाओ प्लीज, मुझे जो पैसे देने हैं वो दो, ताकि मैं बिल्ड करूं अपना मुल्क। मैं मानता हूं कि मैंने न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाना। वो उसका तो पॉइंट ही ये था भाई अमेरिका का, जिसके लिए उसने हमला किया, कि आपको मैंने न्यूक्लियर डेवलपमेंट नहीं करने देनी। आप अब सारी बातों में लिफाफे में लपेट के ना, इर्द गिर्द सारे रुई के बड़े बड़े पैड रख के अंदर छुपा रहे हो ये एक छोटी सी बात, कि हाँ हम मानते हैं कि हम ना यूरेनियम अपग्रेड करेंगे ना हम एटम बम बनाएंगे, और उसके गिर्द आप पुश्ते बांध रहे हो अपनी फतूहात के, जिसमें आप साथ साथ ये कह रहे हो कि आप अपनी फौजें पीछे हटाए ना जी, मेरा दम घुट रहा है, आप मेरी सैंक्शंस मेरे ऊपर कम करें ना। यानी सैंक्शंस लगाने का हक और ताकत उसके पास है, फौजें आपके इर्द गिर्द खड़ी करना उसकी ताकत उसके हक हाथ में है, इर्द गिर्द के एलाइज को के अंदर अड्डे बनाना उसका इख्तियार है, और आप इन सारी बातों पर उसको सिर्फ कह रहे हैं कि हाथ हौला कर दे प्लीज। तो अभी आप कहते हैं जी आप जीत गए हैं और वो हारा हुआ है। यार ये वो अजीब बात है कि आपके ऊपर चढ़ के आपको मुक्के मार रहा है पहलवान, और आप नीचे से कह रहे हैं कि मेरा साथ होने दे, वो तो हट, और आप कह रहे हैं वो थल्ले वाला जित गया हाँ जी। दे ना, उन्हें उठ खा खा के ना नहीं की थी। उसमें ये भी तो आ रही ना जी, जीत का एक ये पर्सपेक्टिव भी आ रहा है ना जी कि जिस तरह से अगर वो सैंक्शंस हट जाती है, वो हम्म। तजारत अपनी शुरू कर देता है, अपना ऑयल बेचना शुरू कर देता है, मार्केट में गैस बेचना शुरू कर देता है, तो ये भी तो ईरान की जीत ही हुई ना जी कि अल्लाह रहम करे, हम ये चाहते थे कि ईरान मर जाए। हाँ कौन वो चाहता है ये? उनको उनको यही अमेरिका ने लगता है। कभी कहा? ये तो ये फिक्रा ईरान का था। आप गलत किस तरह ढंढोरा पीटते पीटते आपके कान बंद हो जाते हैं। ईरान के ढंढोरे पीट पीट के आपके अपने कान बंद हो गए। आपको ये आवाज याद नहीं रही कि बात ये थी कि ईरान कहता था कि इसराइल और अमेरिका दोनों को मैंने खत्म करना है। कभी भी इस दुनिया के किसी हिस्से में अमेरिका के किसी आदमी ने कभी एक बयान ये नहीं दिया कि हमने ईरान का खात्मा करना है। वो जंग के दिनों में सिर्फ ट्रंप के फिक्रे हैं कि मैं तुम्हें सफाए हस्ती से मिटा दूंगा। ओके, दूंगा ड्यूरिंग दी वार, अगर आप थ्रेट्स के देते हैं तो ये आपका वो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव नहीं है जो आपने हमेशा रखा हुआ है। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव और परमानेंट पॉलिसी पर्सपेक्टिव ईरान का था कि हमने ईरान, अमेरिका और इसराइल का खात्मा करना है। वो आपका हट गया। आप कह रहे हैं मेरा खात्मा ना करो। किसने आपका खात्मा करना था? देखें, हम इस बात पे बेहद खुश हैं कि ईरान का खात्मा ना हो। ईरान एक खूबसूरत और अजीमुशान पब्लिक का मुल्क है, जिसमें चार मौलवियों के ऊपर आने से वो मुल्क नहीं खत्म होना चाहिए। वो मौलवी, वो जो मौलवी अपने आप को अल्लाह के रूह कहते हैं, अल्लाह के की आयात और अल्लाह की निशानियां जिन्होंने अपने आप को बनाया हुआ है, वो इंतहा दर्जे के गुमराह लोग हैं जो इंसानों की जिंदगियों को अपने मजहबी अकायद की के शिकंजे में कस के इंसानों का सांस रोक देते हैं और कहते हैं कि ये अल्लाह का हुक्म है। वो अल्लाह का हुक्म अपने मुंह से निकालते हैं और कहते हैं जी ये अल्लाह का हुक्म हमारे मुंह से निकलता है।
उन लोगों को का खात्मा ईरान का खात्मा नहीं है। और ईरान की तहजीब तो अब आप किसको ईरान का नुमाइंदा कहेंगे? साइरस द ग्रेट को कहेंगे या खामनाई को कहेंगे? आई डोंट नो, आपका फैसला है। आप कहें कि वो जो एक सिंबल तो ईरान का है साइरस द ग्रेट और एक सिंबल है खामनाई। आपकी मर्जी है भाई, आप कहें ईरान की अजमत का नुमाइंदा खामनाई है तो, लेकिन वो खामनाई तो उसने मार दिया ना। वो छोटे से जो शायद छोटा शैतान जिसे कहते हो इसराइल, उसने यूं टारगेट करके 50 60 70 बड़े बड़े लीडर मार दिए। आप अंदाजा करें कि इतनी बड़ी तकलीफें और इतने बड़े नुकसान उठाने के बाद ईरान को आप सीधे रास्ते पे नहीं आने देते। ये वो लोग हैं जो मुसलसल ढंढोरा पीट के ईरान को वो कहते हैं जोश चा लड़, और कुछ नहीं होया, तेरी दो हड्डियां टूटियां ना, अजय है ने बाकी हड्डियां टूटवा, लड़ता जा तू, तेरे तेरे जे मर्द नहीं बेख्या, वही शाबाश। यार आप बड़े भारी तमाशबीन हैं, आपको शर्म आनी चाहिए कि आप रात दिन एक ये सिर्फ अपनी अपनी लज्जत और तफरीह के लिए आप ईरान को मरवा रहे हो। ईरान और ईरान के ये जो मौलवी और ये पासदारान, ये अभी तक अच्छे लीडरों को काम नहीं करने दे रहे। और वो अच्छे लीडर बेचारे वो इसमें लिफाफों में लपेट के, रुई में लपेट लपेट के वो अंदर एक बात जो है वो एग्रीमेंट कर रहे हैं। एग्रीमेंट है कि वी विल नॉट मेक द न्यूक्लियर वेपन। और हमारी ये जो हमने जो बनाए थे ना ये प्रॉक्सीज, वो आज मुशाहिद हुसैन भी कबूल कर रहा था कि हाँ वो हमास वाला तो मामला खैर ख़त्म हो गया। तो वो और जो वो हुदीस थे वो भी उन्होंने कोई अमेरिका ने उनसे कोई वायदा किया था तो वो भी उन्होंने भी हाथ नहीं उठाया। मतलब क्या हो रहा है यार, आप क्या बातें कर रहे हो? यू आर लूजिंग ऑन एवरी फ्रंट। आपका जो जो आपके प्रॉक्सीज हैं वो उन्होंने उड़ा दिए हैं, उड़ाते जा रहे हैं। अब वो हिजबुल्लाह के ऊपर पीछे हट ही नहीं रहा। वो कहता है इसका टोटल खात्मा करने से पहले मैंने नहीं छोड़ना। और उस पे ना उसको कोई रोक सकता है ना और अमेरिका भी एक अंदर से एक एक आंख उसको मारता है कि लगा रहो, और एक कहता है कि यार ये की कर रहे हैं यार, को हया कर ना तोड़, इन्ना ना मार यार बच्चा, अपने पुत्र ने यार दोस्ती की गल हो रही है तू ना मार इन्होंने। यार ये आप कहते हो जी फतह हो गई ईरान की। लाहौल वला कुव्वत। बड़े दुख की बात है कि जहां ये हालत है कि ईरान मांग रहा है कि जी मेरे बंदियां मारना कुटना बंद करो, और आप कहते ईरान जीत गया हुआ है। यार जीता हुआ रिक्वेस्ट करता है कि मेरे बंदे ना मारो, मेरा साथ घुट रहा है, आज़ाद करो मन, अपनी फौजें थोड़ी पीछे करो, मेरे ऊपर से थोड़ी पाबंदी कम करो, मैं कोई माल बेच सकूं अपना, मेरे लोग भूखे मर रहे हैं। आप हद करते हो यार। वो अच्छी बात है कि वो कह रहा है कि सुलह की तरफ हम आना चाहते हैं, आप उसको मुसलसल क्यों उंगल देना कहते हैं ना यार, गंदा लफ्ज है, मतलब क्यों उसको आप अंगेख्त करते हो कि उठ उठ लड़, तू जीत गया, बेकरार हो के लड़, तेरे बाद चार बंदे बंदे बच गए ने वो मरवा, क्यों कर रहे हो? व्हाट इज द मोटिव? फिर अब सहारा लेते हो जी 14 पॉइंट में, देखो जी उसने अपने पॉइंट मांगे, उसमें कोई पॉइंट ऐसा नहीं है जो एब नॉर्मल ईरान की कोई बहुत बड़ा डिमांड है। ठीक है ना, कोई बड़ा डिमांड नहीं। वो ये कह रहा है मेरी कंस्ट्रक्शन के लिए मुझे पैसे दो। जी। ठीक है, ओके, एक बात सही है कि सुलह की शर्तें हैं ये। ओके, सुलह की शर्तों से आप नतीजा ये निकालते हैं कि अगर अमेरिका ने यह ना मानी तो वो अमेरिका को फूंक मार के उड़ा देगा। ये मफरूजा है आपका ना, इस मफरूजे पे तवज्जो दें। सपोज ईरान की ये शर्तें अमेरिका नहीं मानता कि जी 250 बिलियन डॉलर आपने देने होंगे हमारी रिकंस्ट्रक्शन के, नहीं देता, मतलब वो अमेरिका नहीं मानता। ईरान क्या करेगा? ईरान विल कंकर अमेरिका? मुझे ये पता नहीं, समझ नहीं आती।
अमेरिका को वो क्या करेगा? अमेरिका की फौज वहां खड़ी है, ब्लॉकेड है। उस ब्लॉकेड को वो जब चाहता है सख्त कर देता है। कोई चाइना ने आके दखल नहीं दिया। चाइना से मामले तय हुए हुए। चाइना सिर्फ एक जो वो मीसने वाली शरारत है ना, वो कर रहा है कि उनको असला देने के लिए, उनको टेक्नोलॉजी देने के लिए, सैटेलाइट सपोर्ट देने के लिए वो अपने तजर्बे कर रहा है थ्रू ईरान। ईरान को अक्ल करनी चाहिए। ईरान की तरक्की का रास्ता ये नहीं है कि चाइना को कोई कॉरिडोर दे दे या चाइना की टेक्नोलॉजी के टेस्ट करवाता रहे अपने बंदे मरवा मरवा के। दैट इज नॉट विक्ट्री। ये आप यूज हो रहे हैं। और रशिया बहुत इंटेलिजेंट गेम खेल रहा है। उसको उन्होंने फंसा रखा है यूक्रेन जंग में, जो वो उसका कंगला हो गया है रूस। उधर वो कोशिश करता है कि अमेरिका को फंसा के रखें। तो इसलिए ये जो सारी सिचुएशन है, इसमें आप ये देखें कि एक्चुअली हो क्या रहा है। अमेरिका इज नॉट रिटायरिंग, अमेरिका इज नॉट गिविंग अप। ये गलत हुआ कह रहे हैं आप कि अमेरिका हार गया और ईरान ने मैदान जीत लिया। ईरान ने मैदान नहीं जीता। ईरान की बहुत बुरी तरह से इकानमी बर्बाद हुई है। उसे बहुत बड़ी दिक्कत है रिकंस्ट्रक्शन की। वो कह रहा है मुझे पैसे दो, यानी उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो अपनी टूटी हुई बिल्डिंगें बनाए। अभी आप इसके बावजूद कहते हो वो जीत गया। यार आप बेखौफ लोग हो, क्योंकि आपके बच्चे नहीं मर रहे। अल्लाह आपके बच्चों को महफूज रखे। लेकिन इन विलागर्स को मैं हमेशा ये रिक्वेस्ट करूंगा कि खुदा के लिए यार, आपके पैसे, ये ये जायज़ इनकम नहीं है जो आप कमा रहे हो। अपने विलाग बेचने के लिए झूठ बोल बोल के खड़ा करते हो ईरान को कि लड़। यार ये तमाशबीनी बंद करें। आप रीछ और कुत्ते की लड़ाई देखने वाले फ्यूडल लॉर्ड्स की तरह लोग हैं। ये अच्छी बात नहीं है। आप देखें इस सारे मुआहदे में सिर्फ दिक्कत ये है कि ईरान खुल के नहीं मान रहा, क्योंकि दो बातें हैं, दो मुखालिफ हैं जो ईरान को रोकते हैं। एक उसके अंदर का एक इंतहा पसंद तबका जो बात नहीं होने देते, और एक आप लोग जो बाहर से बैठ के ढोल बजा रहे हो कि शाबा भाई लड़, शाबा भाई लड़, तू जीत गया। ये जो दोनों एलिमेंट हैं, ये ईरान को दुरुस्त रास्ते पे आने से रोक रहे हैं। इस गलत रास्ते पे डाला था। ये शुरू हुआ था सफवीज के ज़माने में। सफवीज जो थे वो सूफी टाइप लोग थे। वो सफ से निकला ना सफवी, ये ख़ानदान ने उन्होंने हुकूमत की है। वो भी बेहद मुतासिब थे। और उसके बाद खमीनी ने एक इनकलाब किया।